Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पे कोई फाइनल जो फिनिश गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो अल्टीमेटली जो कस्टमर्स होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है कंट्री के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमी में रोल प्ले करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो सकती है, आयरन एंड सिल्ट इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो लार्ज नंबर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और इकोनॉमी को क्या करते हैं, बैक करते हैं। तो स्टील इंडस्ट्री होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसको तो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है, कैसी है, उसकी वजह से इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलता है, ये सब पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. दिस इज माय यूट्यूब चैनल. नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. Manufacturing industries, production of goods in the large quantities after processing from raw material to more valuable products. मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, ये जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देती है, ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम अगर कॉटन की बात करें, ठीक है, कॉटन की अगर बात करें, कॉटन ये क्या हो जाता है, एक रॉ मटेरियल हो जाता है जो एग्रीकल्चर से आता है और इसका जो फाइनल गुड्स है वो क्या बनाया जाता है, शर्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो ट्रांसफॉर्म करती है रॉ मटेरियल को किसमें, फिनिश गुड्स में। कम्स अंडर द सेकेंडरी एक्टिविटीज। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, ये सेकेंडरी सेक्टर्स में आती है। सेकेंडरी सेक्टर हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी में सब एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश गुड्स। अब ये जो प्राइमरी मटेरियल है किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो अगर आपको देखना है कि किसकी कौन से कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो कंट्री में कितने वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम चाइना की बात करेंगे। चाइना सुपर पावर कंट्री है, यूएसए को टक्कर देने वाला इकलौता कंट्री है। वो इतना स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चाइना जो है वो वर्ल्ड में सारे कंट्रीज को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, अपने फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन द जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये इसको बैकबोन बोला जाता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्यों बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प करती है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसमें बहुत सारे मशीन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। मशीन्स के बाद बहुत सारे जो चीजें एग्रीकल्चर में जो यूज होती है, थ्रेशर्स यूज होता है, ट्रैक्टर्स यूज होता है, ये कहाँ, ये मैन्युफैक्चर ही होते हैं, राइट। किसी तो भी इंडस्ट्रीज में ये मैन्युफैक्चर होते हैं तभी एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज किसको करता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। दे रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं जिससे लोगों को क्या मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगे। वॉचमैन होता है, सुपरवाइजर होता है, ऑफिस में ऑफिशियल वर्क होता है। ठीक है, आईटी कंपनीज के जो लोग होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो लोग होते हैं, ठीक है, वर्कर्स होते हैं, इनको क्या मिलता है, जॉब्स मिलता है। तो जो जॉब्स एग्रीकल्चर नहीं दे पाता, जो सर्विस सेक्टर नहीं दे पाता, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। और ऐसे जॉब्स प्रोवाइड करती है जिसमें कोई स्किल की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स दोनों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। They reduce the heavy dependence of the people on agriculture income by providing them jobs in the secondary। अभी इसके वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर इनकम पे जो बर्डन है या एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में। इरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करता है और गरीबी को भी हटा देता है। आप लोग देख लो, कभी भी कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी एरिया में डेवलप हो रही है या इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो इंडस्ट्रीज की वजह से वो जगह पे या वो गांव में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं और वो जॉब्स की वजह से लोगों को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है और गरीबी जो है वो अपने आप चली जाती है। ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। अभी ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये रीजनल डिस्पैरिटीज को भी कम कर सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब क्या, रीजनल डिस्पैरिटी मतलब एक एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है, उसके पास वाला एरिया बहुत कम डेवलप है। इंडिया में अगर रीजनल डिस्पैरिटीज की बात करेंगे तो कुछ जो स्टेट्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप है, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, ये जो स्टेट्स है ज्यादा डेवलप्ड है। पर बाकी कुछ स्टेट्स की हम बात करेंगे, उड़ीसा है, झारखंड, ये जो स्टेट्स है ये क्या है, बहुत ज्यादा अंडर डेवलप है। तो ऐसे डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करते हैं। अभी जहां पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बढ़ेंगी या सबसे ज्यादा डेवलप होगी वो एरिया जल्दी डेवलप होगा। ठीक है, और ये रीजनल डिस्पैरिटीज वो एरिया की क्या हो जाएगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगी।
एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एंड एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की जितने भी गुड्स है वो अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स बाहर कंट्रीज में जाके बेचे जा रहे हैं, तो उससे इंडिया को क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब अगर यूएसए के साथ डील कर रहे हैं तो यूएसए से डॉलर मिलेगा, चाइना से डील कर रहे हैं तो चाइना की करेंसी मिलेगी जो रेनमिन है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज से जमा होता है और वो कंट्री के डेवलपमेंट में यूज होता है। कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। मतलब ये कंट्री जो है वो ऐसी कंट्रीज जो अपना जो रॉ मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्म करती है फिनिश गुड्स में, तभी वो कंट्री की क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, डेवलपमेंट होती है और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अभी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है ये अपने आप में एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है, ठीक है, कोई अलग अलग काम नहीं कर पाते दोनों। For instance, the agro industries in India have given a major boost to the agriculture by raising its productivity। मतलब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, ऐसे इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से आने वाले रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है, ऐसे इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर की वजह से बहुत बूस्ट मिला है। इंडस्ट्री यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, पीवीसी पाइप्स, मशीन टूल्स एक्सेट्रा। अभी ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री और दूसरा है एग्रीकल्चर। अभी ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर से क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, और यही इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर को क्या मिलता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर को पंप्स या इरिगेशन फैसिलिटीज मिलती है, पंप्स मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स मिलते हैं, बहुत सारे मशीन्स मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। In the present day world of globalization, our industry need to be more efficient and competitive। अभी जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1991 के बाद जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, इंडिया जो बाहर के जो कंट्रीज के जो कंपनीज है वो इंडिया में आना चालू हो गए, तो उसके वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कंपटीशन की वजह से इफिशियंसी ज़्यादा बढ़ानी पड़ रही है। आपको जो आपका जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है ये बढ़ाना पड़ रहा है, क्वालिटी अच्छा करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। मतलब सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या, कोई भी चीज इंडिया बना रहा है, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी को सेल्फ सफिशिएंसी बोला जाता है। मतलब इंडिया में हर चीज प्रोड्यूस होती है, ऐसा उसको ऐसा मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंसी का। पर अगर इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव भी कर ली तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जहां पे सेल्फ सफिशिएंसी हम अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल इंडिया के पास नहीं, इंडिया को पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ता है। Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market। अभी अपने जो इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स है वो उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सही होनी चाहिए, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। और तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में एक नेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को आगे रख सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। अभी इंडस्ट्रीज जो होती है ये नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करती है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ मिलता है इंडस्ट्रीज की वजह से। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17%। मतलब लास्ट के 2 डिकेड, लास्ट के 20 ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाला जो ग्रोथ है वो 17% है, ठीक है। मतलब जो 10 एक्चुअल में 27% है, पर जो 10% है वो माइनिंग से, क्वेरिंग से और इलेक्ट्रिसिटी से आता है। मतलब एक्चुअल जो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही है वो बस कितना है, 17% है जीडीपी को। This is much lower in comparison to the some East Asian countries where it is 25 to 35%। अभी कुछ एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज ऐसे जो इंडिया से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उनका जो इंडस्ट्रीज जो कंट्रीब्यूट कर रही है उनके जीडीपी को, उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि 25% है, 35% है। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum। अभी लास्ट डिकेड से जो ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो कितना देखने को मिल रहा है, 7% पर एनम, मतलब ईयरली 7% ईयरली देखने को मिल रहा है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। अभी डिजायर्ड ग्रोथ में मतलब एक एस्टिमेशन लगाया कि ऐसा ग्रोथ रेट हो सकता है, वो 12% जाने तक का एस्टिमेशन है। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9% एंड 10%। अभी 2003 के बाद से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी वापस 9 to 10% से बढ़ना शुरू हो गया है। ओवर द एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। अभी
गवर्नमेंट के पॉलिसी इंटरवेंशन से, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रही है, नए नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ज़्यादा बूस्ट मिले, पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 10 सालों में जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी क्या करेगा, बूस्ट करेगा। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल हैज़ बीन सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव, अभी एक ये इंस्टीट्यूट बना है, इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, अभी इंडस्ट्रीज के अगर हम लोकेशन देखेंगे कि इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए, या इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। उसके कुछ फैक्टर्स है, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है ये फैक्टर्स की लोकेशन क्या होना चाहिए इंडस्ट्रीज का, वो रॉ मटेरियल से इन्फ्लुएंस होता है, लेबर से इन्फ्लुएंस होता है, कैपिटल से, पावर और मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अभी रॉ मटेरियल मतलब जो इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, मतलब कितना इजीली वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, उसको परचेस करते आ रहा है, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट उसको कितना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है। उसके बाद लेबर्स, अभी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए तो लेबर आपको लगेंगे, तो लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है, अगर लेबर वहां पे कम है, लोग वहां पे कम है, तो लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब वेजेस ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर लेबर ज्यादा है तो वेजेस क्या करने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे। तो जो इंडस्ट्रीज होती है उसको बेनिफिट कम होता है, कब होता है बेनिफिट, जब वेजेस कम उसको देने पड़े, ठीक है। कैपिटल मतलब कहां से पैसा ज्यादा इजीली उसको अवेलेबल हो रहा है, जो पैसा है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टर्स वहां पे उसको इजीली मिल रहे हैं क्या, पावर मिल रही है क्या, पावर मतलब यहाँ पे फ्यूल होता है, ठीक है। फ्यूल मतलब कोल, पेट्रोल, ये रिसोर्सेज उसको इंडस्ट्रीज को जल्दी मिल रहे हैं क्या, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज होती है वो फ्यूल पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, कोल पे चलती है। और वो इंडस्ट्रीज से मार्केट कितना पास है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है तो वो गुड्स मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, और ये ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन में, ठीक है। अब अभी प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स अवेलेबल इन वन प्लेस, अभी ऊपर जितने भी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए ये रेयरली कोई ऐसी जगह होती है जहां पे सब फैक्टर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। की टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन, लीस्ट कॉस्ट, अभी कोई भी इंडस्ट्रीज होती है वो कौन से बेसिस पे अपना इंडस्ट्री का लोकेशन डिसाइड करती है, जहां पे उसको जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे, मतलब जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी को या इंडस्ट्रीज को कम से कम लगने चाहिए, वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, अभी जो गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम जो अपने पॉलिसीज होती है वो इंट्रोड्यूस करती है। अभी पॉलिसीज की वजह से क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया कि आपको रूरल एरियाज में अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्स कंसेशन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, तो ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं वही जाके सेटअप होते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं ये भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री के लोकेशन में। नेक्स्ट है इनपुट, अभी रॉ मटेरियल है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट करनी तो आपके पास जमीन होनी चाहिए, आपके पास लेबर होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, कैपिटल मतलब मनी, पैसा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर होना चाहिए मतलब बिजनेस चलाने वाला आदमी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चाहिए आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, फैक्ट्री चाहिए होगी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट भी चाहिए होगा, अच्छे रोड्स चाहिए होंगे, तभी ये जो इंडस्ट्रीज है ये अच्छी से वर्क कर सकती है। आइडल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, अभी कोई भी इंडस्ट्री के लिए आइडल लोकेशन कौन सा हो सकता है, मतलब मोस्ट परफेक्ट लोकेशन फॉर एनी इंडस्ट्री कौन सा हो सकता है। कॉस्ट ऑफ ऑप्टेनिंग रॉ मटेरियल साइड, मतलब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल ऑप्टेन करने का जो कॉस्ट है सबसे मिनिमम होना चाहिए, वो एक परफेक्ट लोकेशन हो जाती है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अपना जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गए वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट लगे वो भी कम से कम लगना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइड, मतलब वो स्पेसिफिक लोकेशन पे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए पैसा कितना लग रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, ये क्या हो जाते हैं, आइडल कंडीशंस हो जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या, एक स्पेसिफिक जगह पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होना, और अर्बनाइजेशन मतलब क्या, जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाते हैं, सेटल होते हैं जॉब्स की सर्च में, एजुकेशन की सर्च में, और वहां पे डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, उसको अर्बनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन है, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है वहां पे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अर्बनाइजेशन हो जाता है। अर्बनाइजेशन फॉलोज व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट, इट मीन्स अभी अर्बनाइजेशन कब फॉलो करता है इंडस्ट्री, अगर स्पेसिफिक जगह की बात करेंगे, हम पुणे की बात करेंगे, अगर पुणे की बात कर रहे हैं, अगर पुणे में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तभी पुणे में अर्बनाइजेशन सेटअप होगा, ठीक है। तो जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जाता है वहीं पे अर्बनाइजेशन सेटअप होता है।
समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। अभी बहुत बार जो इंडस्ट्रीज होती है कहाँ सेटअप होती है, सिटीज के अराउंड सेटअप होती है। क्यों सिटीज के अराउंड सेटअप होती है, क्योंकि सिटीज में उनको बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सिटीज में बैंक्स मिलते हैं और इंडस्ट्रीज को बैंक का जो काम होता है वो हर रोज होता है। इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो भी सिटीज से मिलता है, लेबर जो होता है लोग सिटी में रहते हैं तो वही लेबर इंडस्ट्रीज को मिलता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलती है, फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती है। ये सारी सर्विसेज जो इंडस्ट्रीज होती है उनको कहाँ से मिलती है, सिटी से मिलती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज होती है वो सिटी के बाहर सबब्स एरियाज में क्या होती है, सेटअप होती है। अर्बन एग्लोमेरेट, मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर बाय द अर्बन सेंटर्स। अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज ये अर्बन सेंटर्स को क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। क्यों, ये बहुत सारे जो सर्विसेज है ये सिटी लेवल से उनको मिलते हैं और कम कॉस्ट में मिलती है, इसलिए इंडस्ट्रीज वहीं पे सेटअप हो जाती है। इंडस्ट्रीज इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, अभी इंडस्ट्री जो थे वो इंडिया के 1947 के पहले कैसे थे, ठीक है, 1947 के पहले। पोर्ट सिटीज, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड नियर पोर्ट सच एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अभी पहले के जितने भी इंडस्ट्रीज होते थे ये पोर्ट्स के ऊपर डेवलप होते थे। क्यों पोर्ट्स के ऊपर डेवलप होते थे, पोर्ट मतलब क्या, जहां पे शिप्स जो है वहां पे शिप का डॉकयार्ड होता है, शिप्स वहां पे रुकती है और वहां से एक्सपोर्ट होता है, बाहर के कंट्रीज में शिप्स जाती है, ठीक है। अभी ये जो इंडस्ट्रीज है ये डॉक यार्ड्स पे या पोर्ट्स पे ज्यादा बेस्ट होती थी। क्यों, क्योंकि जितना भी वहां पे गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो फटाक से पोर्ट पे लेके जाया जाता था, शिप्स में भरा जाता था और बाहर कंट्रीज में भेजा जाता था। और जितने भी ये ब्रिटिशर्स होते थे ये क्या करते थे, अपने जो इंडस्ट्रीज होते थे इंडिया से पूरे जो रिसोर्सेज है वो एक्सट्रैक्ट करते थे, वहीं पे जो पोर्ट की साइट है वहीं पे करते थे और वहां पे पोर्ट से अपने कंट्रीज में वो सीधा रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, कोई भी चीजें है वो सीधा पोर्ट से अपने कंट्रीज में भेजते थे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, emergence of industrially developed urban centers surrounded by the huge agricultural rural hinterland। मतलब इसके वजह से क्या होने लग गया, ये जो अर्बन सेंटर्स थे ये वही पोर्ट्स के जगह पे क्या होने लग गए, डेवलप होने लग गए, ठीक है। ये जो अर्बन सेंटर्स है मतलब ये जो पूरे इंडस्ट्रीज है ये वही पोर्ट के सिटीज पे, पोर्ट्स की जगह पे डेवलप होना चालू हो गए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अभी जो इंडस्ट्रीज है उनको क्लासिफाई किया गया कि अगर ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री ये कुछ चीज प्रोड्यूस कर रही है तो उसको अलग क्लासिफिकेशन में डाला है। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब क्या, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपना जो रॉ मटेरियल है वो उनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, जैसे कि कॉटन है, वुलन है, जूट है, सिल्क, टेक्सटाइल है, ये सारा कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, इसलिए वो इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, अभी ऐसे इंडस्ट्रीज जिनका जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स है, ठीक है, जैसे आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, पेट्रोकेमिकल्स है, ये सारे इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। उनका रॉ मटेरियल क्या है, ये मिनरल्स है, इसलिए उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जा रहा है। अभी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, अभी रोल मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है ये काम क्या करती है, उनका बेसिक रोल के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया। फॉर एग्जांपल अभी पहला है बेसिक और की इंडस्ट्रीज, मतलब बेसिक और की इंडस्ट्रीज मतलब ये कौन से इंडस्ट्रीज हो गए, ऐसे इंडस्ट्रीज जो अपना जो रॉ मटेरियल मतलब उनके जो फिनिश गुड्स होते हैं वो फिनिश गुड्स एज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल वो दूसरे इंडस्ट्रीज को सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, आयरन इंडस्ट्री वो क्या करती है, आयरन ओर को उठाती है, आयरन ओर में से इंप्योरिटीज निकालती है, अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करती है, आयरन को अलग से एक्सट्रैक्ट करती है और आयरन को आगे दूसरे मार्केट में बेचती है। तो ये जो मेन बेसिक ये जो इंडस्ट्रीज है इसको क्या बोलेंगे, बेसिक एंड की इंडस्ट्री बोलेंगे, जिसकी वजह से बाकी दूसरे इंडस्ट्रीज चल रहे हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, अभी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जो अपना जो फिनिश गुड्स है वो डायरेक्टली किसको सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो अल्टीमेट वर्क है वो क्या है, वो कस्टमर्स को जो गुड्स है उनके कस्टमर्स तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसमें शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, फैंस, ये सारे कस्टमर गुड्स इसमें आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या है, छोटी मोटी इंडस्ट्री जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगाए, जिसके पास ज्यादा असेट्स नहीं है, ज्यादा मशीन्स नहीं है, उनका जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जिनके पास बहुत पैसा लगा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, ठीक है, बिलियन रुपीज लगे, तो ऐसे में उनके असेट्स भी बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है और उनका यूनिट भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 करोड़ यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा जो भी इन्वेस्ट को क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट है ओनरशिप के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे मतलब ये जो इंडस्ट्री है ये कौन ओन करता है, ठीक है, ओन करता है मतलब किसके ओनरशिप की ये इंडस्ट्री है।
पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, बेल, सेल एक्सेट्रा। अभी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज दे आर ओन्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज, इसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोला था। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। अभी जो टाटा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये अंबानी जी ओन करते हैं, फिर अदानी है, गौतम अदानी जी अदानी इंडस्ट्रीज ओन करते हैं, ये क्या हो गए, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर। अभी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब क्या, जब गवर्नमेंट और प्लस इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन ये दोनों मिलके जब कंपनी चलाते हैं, इसको जॉइंट सेक्टर कंपनी बोला जाता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर्स। अभी कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब ये ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे जो स्पेसिफिक एरिया के जो लोग हैं वो अपने जो रिसोर्सेस है वो साथ में लेके आते हैं, अपनी एनर्जी है वो साथ में लेके आते हैं और खुद एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसका जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपस में मेंबर्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसको कोऑपरेटिव सेक्टर बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये गुजरात के फार्मर्स की कंपनी है। ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है पूरा जो प्रॉफिट है गुजरात के फार्मर्स को मिलता है, ठीक है। बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, हेवी इंडस्ट्रीज। अभी जो इंडस्ट्रीज है ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हो रहा है, ये हेवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज के हिसाब से हो रहा है। हेवी इंडस्ट्रीज मतलब क्या, ऐसे इंडस्ट्रीज जो हेवी मटेरियल, रॉ मटेरियल और प्रोड्यूस में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयरन एंड स्टील की बात करें, उसका रॉ मटेरियल ये भी बहुत हेवी होता है, उनके जो गुड्स प्रोड्यूस फाइनल गुड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। नेक्स्ट है लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्रीज मतलब उनका जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत हल्का है, वेट में बहुत ज्यादा हल्का है, वो जो चीजें भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा हल्की चीजें हैं। उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल गुड्स। नेक्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी एग्रो बेस्ड, अभी हर एक इंडस्ट्रीज के बारे में हमने देख लिया, अभी इन डिटेल एक एक इंडस्ट्रीज के बारे में समझते हैं। अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब मैंने पहले बताया ऐसे इंडस्ट्रीज जिनको जो रॉ मटेरियल है वो कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। उसमें फर्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब कपड़े बनाने वाली, क्लोथ्स इंडस्ट्री। इसमें शर्ट बनेगा, पैंट्स बनेंगे, आपको जो भी आप चीजें पहनते हो वो बनती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉटन। यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये इंडिया में एंशिएंट इंडिया से, जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में थे भी नहीं उसके पहले से इंडिया में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी ये बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी। इंडिया में आर्टिसंस जो थे, ये जो क्लॉथ था इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था, ठीक है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज। अभी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में मतलब जॉब्स प्रोवाइड करती है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है इंडिया में, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम होता है, तो सबसे ज्यादा जॉब्स ये लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मतलब रेवेन्यू भी जनरेट होता है इंडिया में, जितने भी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कपड़े जो प्रोड्यूस होते हैं उसके जो फॉरेन में जो एक्सपोर्ट होते हैं, तो एक्सपोर्ट की वजह से बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है फॉरेन एक्सचेंज में। सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। अभी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सेल्फ रिलायंट है, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो भी इंडिया से आता है और जो इंडस्ट्रीज भी बन रही है, जो इंडस्ट्रीज भी इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो भी इंडिया की है, तो ये सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री है इंडिया में। वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो स्टेप्स होते हैं वो कपड़े कैसे बनते हैं, ठीक है। कॉटन, पहले तो जो रॉ मटेरियल होता है वो कॉटन होता है, कॉटन से स्पिनिंग होता है। स्पिनिंग मतलब ये जो कॉटन होते हैं उसके थ्रेड्स बनाए जाते हैं, उसको स्पिनिंग बोला जाता है। स्पिनिंग से ये जो थ्रेड्स को क्या किया जाता है, वीविंग किया जाता है, मतलब थ्रेड का क्लॉथ बनाया जाता है। और क्लॉथ के बाद ये जो क्लॉथ बनता है ये क्लॉथ को डाई किया जाता है, उसको कलर किया जाता है, ठीक है। अलग अलग डिजाइन उसके ऊपर किए जाते हैं, फिर उससे लास्ट में क्या बनता है, एक गारमेंट बनता है। कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वेर प्रोड्यूस विद द हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। अभी इंडिया में जो बहुत पहले से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलते आ रही है, आज के ज़माने में तो भी आज मशीन्स यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। आज के ज़माने में मशीन्स देखने को मिलते हैं, पर पहले के टाइम में ये सारा कॉटन टेक्सटाइल का जो काम होता था वो हैंड से होता था, हाथ से होता था, लोग खुद अपने हाथ से करते थे। आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम्स इनटू यूज। अब 18th सेंचुरी के बाद, 18th सेंचुरी मतलब 1700 से 1799 तक का पीरियड, ठीक है। अभी ये टाइम से पावर लूम्स यूज होना चालू हो गए, मतलब पावर यूज करके या कोल की एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले ऐसे मशीन्स इंट्रोड्यूस हो गए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होते थे। इंपैक्ट ऑफ पावर लूम ऑन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब ये जो पावर लूम्स होते थे जब नए नए इंट्रोड्यूस हुए तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे, जो हैंड वर्क होता था, हाथ से सब लोग काम करते थे, हैंडमेड चीजें होती थी। दे सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अभी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ये पावर इंडस्ट्रीज की वजह से उनको बहुत ज्यादा सेटबैक मिला, क्योंकि लोग जो होते थे ये मशीन मेड गुड्स
यूज करना ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स होते थे वो परफेक्ट होते थे, कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस होते थे, और जो हैंडमेड गुड्स होते थे उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। फेल टू compete विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। अभी इंग्लैंड में जो मशीन मेड गुड्स होते थे उसको वो compete नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैंने बताया कि कम टाइम में मशीन ज्यादा गुड्स बना सकती है, ठीक है, और वो एफर्टलेसली बना सकती है, और हैंडमेड गुड्स बनने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। अभी अर्ली ईयर्स मतलब पहले पहले जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही बेस्ड थी, ठीक है। क्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बेस्ड थी? क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का। महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, और ये ब्लैक सॉइल जो है ये सबसे ज्यादा परफेक्ट सॉइल है कॉटन ग्रो करने के लिए, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा सेटअप थी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट। अभी क्यों महाराष्ट्र और गुजरात में थी? पहले तो मैंने बताया रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, कॉटन जो है वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मुंबई में, महाराष्ट्र में और गुजरात में मार्केट भी होता था, वहां पे ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छे से अवेलेबल था। महाराष्ट्र में पोर्ट्स थे, मुंबई पोर्ट था, गुजरात में गुजरात के पोर्ट्स थे, तो इजीली वो क्या होता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। ब्रिटिशर्स भी उसको इजीली एक्सपोर्ट करते थे। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइडेड लिविंग टू द फार्मर्स। अभी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है महाराष्ट्र और गुजरात में ये जो लोग हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है? ये लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फार्मर्स को पैसा मिल रहा है, पहले जो कॉटन बॉल प्लकर्स है उनको काम पे रखा जा रहा है तो उनको भी पैसा मिल रहा है। वर्कर्स जो गिनिंग में एंगेज होंगे, स्पिनिंग में एंगेज होंगे, वीविंग में एंगेज होंगे, डाइंग, डिजाइनिंग में, ये सारे वर्कर्स को भी क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। The industry by creating demand support many other industries in such chemicals। अब यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री बस अकेली चलने की वजह से बाकी इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कौन सी इंडस्ट्री है? केमिकल इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, पैकिंग मटेरियल वाली इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग वर्क्स वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर बूस्ट हो रही है तो यही इंडस्ट्रीज को, ये बाकी के इंडस्ट्रीज को क्या मिल जाता है? काम मिल जाता है। अभी इंडिया की फर्स्ट स्टीम पावर टेक्सटाइल मिल जो थी वो बॉम्बे में खुली थी, ठीक है, 1854 में। कितना इन्वेस्टमेंट था? बस 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, पर 1854 की बात कर रहे हैं। द 2 वर्ल्ड वॉर्स वेर फॉट इन यूरोप, इंडिया वॉज द ब्रिटिश कॉलोनी, देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, हेंस गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री। अभी वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, ठीक है, दोनों वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया जो थी ये ब्रिटिश का बहुत बड़ा कॉलोनी था, एक ब्रिटिश का पावर हाउस था। तो जितने भी वर्ल्ड वॉर के रिक्वायरमेंट थे वो इंडिया पूरी कर रहा था, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए जो इंडस्ट्रीज थी वहां पे उसको बूस्ट मिल गया। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and design of weaving। मतलब ये जो स्पिनिंग था ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा क्या था? सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज मतलब ये लोग जो थे वो सेंट्रलाइज के हिसाब से काम करते थे, मतलब जो घर घर में नहीं होता था, फैक्ट्रीज में होता था। पर ये जो दूसरे जो काम होते थे, ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल डिजाइन स्किन थे, ये हर घर घर में जो लोग होते थे, जो आर्टिसंस होते थे वो खुद करते थे। मतलब वो जो काम था ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्क था। India has world class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric and it cannot use much of the high quality yarn produced in the country। मतलब इंडिया जो है ये सबसे वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग मतलब थ्रेड्स है वो बनाता है, ठीक है। एक तो कॉटन इंडिया में ही मिलता है, फिर उसके बाद जो स्पिनिंग एक्टिविटी होती है वो इंडिया में होती है, पर जो वीविंग एक्टिविटी है मतलब ये थ्रेड्स का जो क्लॉथ बनाया जाता है ये क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस इंडिया में थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, ठीक है। क्यों लो क्वालिटी की है? बिकॉज जो कभी कभी यार्न जो होता है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होता, और जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, ठीक है, पावरलूम इंडस्ट्री को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया, वर्कर्स का प्रॉब्लम हो गया, स्ट्राइक का प्रॉब्लम हो गया, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो वीविंग इंडस्ट्री है, जो वीविंग वर्कर्स है, सप्लाई है, वो थोड़े से लो क्वालिटी के हो रहे हैं। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द वीवर्स इन देयर होम्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अभी वीविंग मतलब मैंने बताया था, वीविंग मतलब क्या? जो थ्रेड्स होते हैं उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करना। तो अभी ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत सारे घरों में, बहुत सारे फैमिलीज को क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जॉब्स प्रोवाइड करती है। इंडिया टेक्सटाइल ट्रेड, इंडिया एक्सपोर्ट यान टू जापान। अभी इंडिया क्या करता है? इंडिया का जितना भी यान है, ठीक है, वो जापान को एक्सपोर्ट करता है और अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। आर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल। इंडिया की आज जो स्पिनिंग मिल्स है
वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स को हम क्या करते हैं आज सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। द वीविंग, नाइटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। अभी ये वीविंग के लिए ज़्यादा हाई क्वालिटी यार्न क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जो यार्न है ये बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया के जो वीवर्स है उनको वो यार्न हाई क्वालिटी का यार्न नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अच्छा गुड क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे या क्लॉथ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द डिक्लाइनिंग शेयर, एक मेजर ड्रॉबैक क्या है, फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन मतलब कि जो वीविंग का जो काम है इंडिया में ये घरों घरों में चलता है, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री में नहीं चलता। अगर इंडस्ट्री में चलता होता तो ये सेंट्रलाइज्ड हो जाता, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। हर घरों में अलग अलग जो फैमिलीज होती है, घर के मेंबर्स होते हैं, वो वीविंग की एक्टिविटी करते हैं। दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न व्हाइल अपैरल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक। मतलब इंडिया में जो यार्न है वो एक्सपोर्ट होता है, पर जो फैब्रिक है वो इंडिया के जो व्यूवर्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये एक बहुत खराब कंडीशन होती है किसी भी कंट्री के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पहला तो इरेगुलर पावर सप्लाई है, मतलब पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए इंडस्ट्री ठीक से चल नहीं पा रही है। कभी कभी लाइट चली जाती है तो उसकी वजह से इंडस्ट्री में हॉल्ट करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज को रुकाना पड़ता है, फैक्ट्री को रुकाना पड़ता है, वर्कर्स का भी टाइम वेस्ट हो जाता है। ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीन, अभी इंडिया में जितने भी मिल्स है, ठीक है, उसमें जो मशीन यूज हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड मशीन है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि नई मशीन परचेस करें और वो नई मशीन से प्रोडक्शन करें। लो आउटपुट फ्रॉम द लेबर, अभी जो लेबर है उनसे आउटपुट भी बहुत लो आ रहा है। पहले तो लेबर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, जो वेजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो मिल ओनर्स है वो इतने वेजेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। स्टिफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है सिंथेटिक फाइबर से। अभी सिंथेटिक फाइबर एक अल्टरनेटिव आ गया है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, कम पैसे में अवेलेबल हो जाता है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे कंपीट नहीं कर पा रही है। रिक्वायरमेंट इंप्रूवमेंट इन द वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार, अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, वीविंग सेक्टर को इंडियन गवर्नमेंट उसको इंप्रूव कर सकती है, बल्कि जो यान है उसको एक्सपोर्ट करने से ज्यादा जो यान का जो एक्सपोर्ट है वो कम करना चाहिए, और वीविंग में ज्यादा क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है जूट टेक्सटाइल्स। अभी ये जो जूट टेक्सटाइल्स है, ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, इसको जूट बोला जाता है, इसके बहुत सारे बैग्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है, रस्सी की तरह भी ये यूज होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड एट द सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। अभी इंडिया जो है ये जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर बांग्लादेश, मतलब इंडिया का सेकंड रैंक आता है बांग्लादेश के बाद। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। अभी ये जूट मिल्स है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, हुगली रिवर के पास लोकेटेड है, जो वेस्ट बंगाल में, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन हुगली बेसिन, अभी हुगली रिवर के पास ही क्यों ये जूट टेक्सटाइल ज्यादा सिचुएटेड है, बिकॉज ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जूट जो है ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो रॉ मटेरियल वही मिल रहा है, तो वही फैक्ट्री सेटअप हो रही है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी इजीली हो रही है, क्योंकि हुगली रिवर है तो उससे पानी मिल रहा है। अभी गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, ये जो जगह है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की रेलवे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, रोड से कनेक्टेड है, वाटरवे से कनेक्टेड है, बे ऑफ बंगाल वहीं पे है, ठीक है। तो ये चीजों की वजह से ये क्या होता है, ये पूरी जो इंडस्ट्री जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये हुगली रिवर के पास सेटअप हुई है। अबेंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। अभी क्या क्या अवेबिलिटी हो रही है, हुगली रिवर के पास क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर अवेबिलिटी अच्छी है, लेबर अच्छे से मिल रहा है, और उसके मार्केट भी उसके पास है, ठीक है, मार्केट भी करीब है वो लोकेशन के, इसलिए ज्यादा बूस्ट मिला है जूट टेक्सटाइल्स को वहां पे वेस्ट बंगाल में। कोलकाता इज द लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग। अभी जो कोलकाता है वो क्या, ये इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंश्योरेंस सर्विसेज वही से सिटीज से मिल रही है, पोर्ट फैसिलिटीज मिल रही है एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रही है। The first jute mill was set up near Kolkata in 1855 at रिश्रा। अभी पहली जूट इंडस्ट्री 1855 में बनाई गई थी कोलकाता में, कहां पे, रिश्रा में। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोडक्शन एरिया वेंट टू द बांग्लादेश। मतलब इंडिया में कुछ जूट मिल्स रह गई, पर जो 3/4 ऑफ द इंडिया का जो जूट प्रोडक्शन था वो कौन से एरियाज में चला गया, बांग्लादेश में चला गया, जो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था। चैलेंजेस फेस बाय जूट इंडस्ट्री। अभी जूट इंडस्ट्रीज क्या क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करती है, ठीक है। स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अभी इंटरनेशनल मार्केट से बहुत बड़ा कंपटीशन इंडियन इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये बांग्लादेश भी प्रोड्यूस कर रहा है, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इनको कंपीट करना पड़ रहा है। इनके जो क्वालिटी है वो इंडियन जो जूट टेक्सटाइल से थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी होती है, और ये प्राइस में भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं।
टू स्टिपुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। अभी डिमांड बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई मतलब क्या, ये एक ही रॉ मटेरियल के उनको क्या क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, तभी ये कंपटीशन में वो टिक पाएंगे। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। अभी जो जितने भी जूट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, मतलब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है और ये जल्दी डिकम्पोज भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली या एनवायरमेंट क्राइसिस जैसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, ये जूट प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ते बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री। अभी जो शुगर होता है ये किससे बनता है, ये शुगर केन से बनता है। शुगर केन से क्या क्या बनता है, पहले तो शुगर बनती है, ठीक है, उसके बाद लीकर बनती है मतलब दारू, लीकर के बाद शुगर से जैगरी बनता है मतलब गुड़, जैगरी के बाद शुगर केन से बनता है इथेनॉल। इथेनॉल जो है ये पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स ये बस शुगर केन से बन रहे हैं। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड खांडसारी शुगर। अभी इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, शुगर का, आफ्टर ब्राजील। ब्राजील जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। और इंडिया जो फर्स्ट रैंक आता है किसमें, जो गुड़ है, जैगरी है जिसको बोलते हैं, ये जैगरी और खांडसारी शुगर है, उसका फर्स्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्री इज बल्कि। अभी जो रॉ मटेरियल यहाँ पे ये इंडस्ट्री में यूज हो रहा है ये क्या है, बल्कि मतलब बहुत बड़ा रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। एंड इन ऑल द सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। अभी सुक्रोज कंटेंट मतलब क्या, जो या इंडिया के शुगर केन है उसमें जो शुगर कंटेंट है वो थोड़ा क्या है, कम है एज कंपेयर टू द ब्राजील। द मिल्स आर लोकेटेड। अभी कहां पे ये मिल्स लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये क्या है, शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया में। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडियली सूटेड फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। अभी ये जो शुगर इंडस्ट्री है ये साल के बस 4 मंथ्स तक चलती है और 4 महीने में ये पूरा 12 मंथ्स का क्या करती है, प्रोडक्शन बना लेती है। इसलिए ये जो इसका जो काम है ये क्या है, सीजनल काम है, तो ये सबसे ज्यादा फेवरेबल कॉस्ट किसको हो जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स को हो जाता है। इंडिया में भी सारे जितने भी शुगर फैक्ट्रीज है ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स होती है, ठीक है, या पॉलिटिशियन ओन करते हैं या कोऑपरेटिव्स है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शिफ्ट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्स इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। अभी जितने भी शुगर मिल्स है ये साउथ इंडिया के और वेस्टर्न स्टेट्स में ही क्यों ज्यादा सिचुएटेड है। इन द रिसेंट ईयर मिल्स हैव शिफ्टेड टू द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट स्पेशली इन महाराष्ट्र। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। क्यों यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो शुगर केन है वहां पे जो शुगर कंटेंट है या सुक्रोज कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर एरियाज। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो एंश्योर्स अ लॉन्ग क्रशिंग सीजन। अभी कूलर क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, ये जो शुगर केन है ये अच्छे क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है। मोर एवर द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दी स्टेट्स। मतलब जितने भी शुगर फैक्ट्रीज है इसको कौन रन करता है, कॉपरेटिव्स रन करते हैं, वो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि सीजनल बिजनेस है। मेजर चैलेंजेस फेस बाय शुगर इंडस्ट्री। अभी शुगर इंडस्ट्री क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, पहले तो ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया में जितने भी शुगर फैक्ट्रीज ये क्या यूज कर रहे हैं, ओल्ड मेथड यूज कर रहे हैं जो इनएफिशिएंट है, जिससे जो वेस्टेज है शुगर केन का जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा जो है ये सीजनल है, ये जो फैक्ट्री है सीजनल है, जब शुगर केन कट के आएगा तभी ये फैक्ट्री चलेगी, नहीं तो पूरा साल भर ये फैक्ट्री बंद होती है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द केन टू द फैक्ट्रीज। मतलब अभी ये जो शुगर केन है, ये शुगर केन जो है ये फैक्ट्री तक पहुंचाना पड़ता है, कहां से, फार्म से प्रोड्यूस हो रहा है फार्म में, और ये फार्म से कहाँ जाना चाहिए, फैक्ट्री तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बीच में यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा। अब ये ट्रांसपोर्ट का उसका कॉस्ट भी आता है, ट्रांसपोर्ट में डिलेज हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बगैस। अभी जो शुगर केन का ये जो वेस्टेज होता है, शुगर केन यूज करने के बाद ये जो वेस्टेज बचता है वो बगैस का जो मैक्सिमम यूज है वो हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि बगैस जो होता है ये अच्छा बर्निंग फ्यूल होता है और बहुत सारे शुगर इंडस्ट्रीज इसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी ऐसे इंडस्ट्रीज जिनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, मिनरल्स है, वो उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो मिनरल से लेते हैं, मिनरल से वो अपनी चीजें बनाते हैं। पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में क्या लगेगा, आयरन लगेगा, तभी आयरन ओर, ये आयरन कहाँ से आएगा, आयरन ओर से आएगा, ठीक है। आयरन ओर ये जो होता है ये रॉ प्रोडक्ट होता है, फिर उससे आयरन जो उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हेवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर द मशीनरी। अब ये जो आयरन इंडस्ट्रीज होती है ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का बैकबोन होती है, क्योंकि ये आयरन और स्टील से ही मशीन्स बनाए जाते हैं, बाकी जो फैक्ट्रीज होती है वो बनाई जाती है, रेलवेज भी होती है वही मशीन इससे बनाई, आयरन से बनाई जाती है, जो तुम्हारे कार्स है वो भी आयरन से बनाए जाते हैं।
स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। अभी ये स्टील है, बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज होता है, डिफेंस में जो गन्स होती है, जो टैंक्स होते हैं वो भी मेटल से बनते हैं, स्टील से बनते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स उससे बनते हैं, टेलीफोनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट, सारे आयरन एंड स्टील हर जगह पे यूज होता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब किसी भी कंट्री की अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो ये देखना पड़ेगा कि वो कंट्री में आयरन एंड स्टील कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ हेवी इंडस्ट्री। अभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये हेवी इंडस्ट्री है। ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1। अभी जो आयरन और है ये इसका रेशो दिया हुआ है कि आयरन और स्टील बनाने के लिए इसका रेशो कितना होना चाहिए, 4:2:1 का रेशो होना चाहिए। मैंगनीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील, और स्टील को हार्डन करने के लिए अभी जो स्टील और ये आयरन होता है, जो स्टील एल्यूमिनियम ये चीजें बनाई जाती है, स्टील अगर बना रहे तो ये उसका एलॉय बना जाता है, बहुत सारे मेटल्स के कॉम्बिनेशन से ये स्टील बनाया जाता है, तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना लाइट वेट होता है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड। अभी ये स्टील प्लांट्स कहाँ पे लोकेट होने चाहिए, ऑब्वियसली जहां पे रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा चीपली और जल्दी से मिल रहा है वहीं पे क्या करना चाहिए, वहीं पे ये जो इंडस्ट्रीज है वहीं पे सेटअप करनी चाहिए। दे शुड बी लोकेटेड नियर द साइट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पे वो क्या होने चाहिए, जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पे इंडस्ट्रीज क्या होनी चाहिए, सेटअप होनी चाहिए। सो द ट्रांसपोर्टेशन विल बी इजी एंड द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बी लो। मतलब इससे क्या हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इजी हो जाएगा और उसका जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अभी ये स्टील बनाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। पहले तो रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल आता है फैक्ट्री पे, तो आयरन ओर को क्या किया जाता है, वहां पे मेल्ट किया जाता है और उसमें से जो लाइमस्टोन है वो ऐड किया जाता है। लाइमस्टोन ऐड करने के बाद जो इम्प्यूरिटीज होती है, जो वेस्टेज होता है वो रिमूव किया जाता है, और जो कोक है यहाँ पे बर्निंग के लिए एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद जो मॉल्टन मटेरियल है, ठीक है, मतलब वो जलने वाला जो मटेरियल है वो मोल्ड्स में डाला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पिग्स बोला जाता है। अभी जो पिग्स है उसको आगे और ज्यादा प्यूरिफाई किया जाता है, मेल्टिंग करके, ऑक्सीडाइज करके। अब मैंगनीज, निकल और क्रोमियम जैसे मेटल्स भी यहाँ पे क्या किए जाते हैं, यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसका रोलिंग किया जाता है, प्रेसिंग किया जाता है, कास्टिंग किया जाता है, और वो जो आयरन होता है उसको शेप दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है स्टील मेकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का। नेक्स्ट है मिनी स्टील प्लांट, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। अब ये दोनों में क्या होता है, मिनी स्टील प्लांट मतलब ये आपको पता होगा, मिनी मतलब छोटा होता है, स्मॉल, ठीक है। अभी छोटे मोटे जो स्टील प्लांट्स होते हैं वो क्या है, स्मॉल एंड हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। अभी ये जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है, जलाने के लिए, और जो स्टील का जो स्क्रैप होता है उससे ये स्टील प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड एलॉय स्टील्स ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद जो बड़ा वाला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, इट इज लार्ज इन साइज, ये सबसे बड़ा होता है साइज में। हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स में ये सारे यहाँ पे सारी चीजें होती है। जो पहले हम लोगों ने डिस्कस की कि जो स्टील मेकिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस अंडर वन रूफ होता है, वन रूफ, ठीक है। In 2019, with the 111 million tons of crude steel production, India ranked second among the world crude steel producers. अभी इंडिया का जो रैंक है ये वर्ल्ड में सेकेंड रैंकिंग है स्टील प्रोड्यूसिंग में। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयन। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, स्पॉन्ज आयन का। इन 2019 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फिनिश स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 74.3 kgs पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 229.3 kg। मतलब 2019 के डेटा के हिसाब से द पर कैपिटा पर पर्सन कंजम्पशन जो है किसका, स्टील का, इंडिया में कितना है, 74.3 kg है, पर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वो 229 kg है। मतलब इंडिया का जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है, और ये जो कंजम्पशन के बेसिस पे हम डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं तो डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। Why is the per capita consumption of steel so low in India? अभी इंडिया में ये पर कैपिटा कंजम्पशन जो स्टील का है वो इतना कम क्यों है? We are not able to perform to our full potential largely due to high cost and limited availability of coking coal। मतलब जो फ्यूल है, इंडिया में जो फ्यूल मिल रहा है उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर जो है वो अच्छा, उनका जो पोटेंशियल है वो फुल यूज नहीं हो रहा है, उनका जो पोटेंशियल है वो फुल यूज नहीं हो रहा है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है वहां पे कभी फ्यूल कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है, इसलिए वो फैक्ट्रीज है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। और एक जो प्रॉब्लम है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड अच्छे नहीं है,
ठीक है, बैंकिंग सिस्टम अच्छी नहीं है, वहाँ पे उनकी जो कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी, वो अच्छी नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से स्टील का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है, ये अपना जो स्टील जो है, स्टील प्रोडक्शन है, ये किसके थ्रू मार्केट करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, ठीक है। इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। अभी 1950s की जब बात करेंगे, 1947 में तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था और 1950 तक चाइना और इंडिया सेम लेवल पे थे। पर आज आप देखोगे तो इंडिया जो चाइना जो है, ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है स्टील का और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर मतलब वो खुद स्टील भी बहुत ज्यादा यूज करता है और प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। ये यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, 2015 का डेटा दिया है, 16 का डेटा दिया है। ये स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया चाइना का दिया है, ठीक है। अभी ये जो ब्लू कलर का है ये इंडिया है, रेड कलर का जो है ये चाइना है। उसमें प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स दिया हुआ है, मतलब 800 ये मिलियन टन्स है, ठीक है, मिलियन टन्स। अभी इंडिया जो है ये कितना ये यूज कर रहा है, प्रोडक्शन कितना कर रहा है स्टील का, 89 मिलियन टन्स कर रहा है 2015 में। पर जो चाइना है वो 803 कर रहा है। मतलब 1950s में जब चाइना और इंडिया जो एक लेवल पे है, चाइना और इंडिया सेम है, उनका प्रोडक्शन कंजम्पशन सेम है, पर यहाँ पे जो चाइना का प्रोडक्शन है वो बढ़ते चले जा रहा है। मतलब 89 से सीधा 803 है, इंडिया का तो बस 89 मिलियन टन्स है, पर जो चाइना का है वो सीधा 803 है। फिर उसके बाद 808 रहा, इंडिया का फिर भी 95 है, और 2019 आज अगर देखोगे तो 111 मिलियन टन्स है, पर जो चाइना का है वो 996 है। मतलब चाइना का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। अभी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन एंड स्टील का, ये इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलता है, छोटा नागपुर प्लेटो के एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज। अभी क्या रिलेटिव एडवांटेज हो रहा है छोटा नागपुर प्लेटो में, पहले तो लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, मतलब आयरन ओर जो है रॉ मटेरियल है वो वही छोटा नागपुर प्लेटो में मिल रहा है, तो कम कॉस्ट लग रही है। हाई ग्रेड है रॉ मटेरियल का, मतलब अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर वहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जो लेबर है वो भी चीपली मिल रहा है, सस्ते में लेबर मिल रही है, मतलब वेजेस जो है वहाँ पे उनको कम पे करना पड़ रहा है। वे वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि वहां पे जो मार्केट है वो अच्छे से डेवलप हो चुका है। We also import good quality steel from other countries. However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demands. मतलब हम गुड क्वालिटी जो स्टील है वो हम इंपोर्ट करते हैं, पर इंडिया जितना भी स्टील प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडिया का कंजम्पशन जो डोमेस्टिक डिमांड है वो पूरी सफाइस कर सकता है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। और लिबरलाइजेशन की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, बाहर के कंट्रीज ने इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है, और उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, उनको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है किसी भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। देयर इज अ नीड टू अलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलप टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। अभी ये जो स्टील इंडस्ट्री है इसमें और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है। देयर इज अ नीड टू अलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। मतलब इंडिया में ये स्टील इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए रिसर्च पे खर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और स्टील इंडस्ट्रीज को डेवलप करना जरूरी है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अभी एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, ये आज डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, डे टू डे वर्क में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। अभी आयरन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री हो जाती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अभी इसके प्रॉपर्टीज, एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है ये सबसे लाइट होता है, मतलब लाइट वेट होता है, तुम इजीली उसको उठा सकते हो। रेसिस्टेंट टू करोजन, मतलब ये जल्दी करोड नहीं होता, जल्दी सड़ता नहीं है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, मतलब तुम कुकिंग के लिए उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। मेलेबल, मतलब कोई भी शेप में, शीट्स के शेप में, कोई भी आप शेप में उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद द अदर मेटल्स। अभी ये जो एल्यूमिनियम है वो दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स कर दिया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। यूजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर। अभी एल्यूमिनियम किसके लिए यूज होता है, पहले तो मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स अपन यूज करते हैं, वायर्स में भी ये क्या होता है, यूज होता है। गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील। अभी ये जो एल्यूमिनियम है इसने पॉपुलैरिटी कैसे गेन की है, क्योंकि ये जो स्टील है उसका सब्सटीट्यूट है। स्टील अगर नहीं यूज करे तो उसकी जगह पे एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो। और किसका सब्सटीट्यूट है ये, स्टील का तो है ही, कॉपर का है, जिंक का है, लीड का, इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो ये जो मेटल्स की जरूरत थी उसकी जरूरत कौन सफाइस कर रहा है, एल्यूमिनियम सफाइस कर रहा है। अभी कौन से लोकेशन पे मिल रहा है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड
तमिलनाडु, ये स्टेट्स में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होता है। एनिमल स्मेल्टिंग, इसका जो रॉ मटेरियल होता है ये बॉक्साइट होता है, ठीक है। अभी बॉक्साइट हम लोगों ने लास्ट के चैप्टर में पढ़ा था, बॉक्साइट क्या होता है, कैसे मिलता है, डार्क रेडिश कलर का होता है, रॉक होता है, ठीक है। अभी ये जो बॉक्साइट होता है 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट, जब एल्यूमिनिया 2 टन एल्यूमिनिया के साथ मिक्स किया जाता है तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एल्यूमिनियम, मतलब 1 टन एल्यूमिनियम बनाता है। 4 से 6 टन बॉक्साइट प्लस 2 टन का एल्यूमिनिया, ये दोनों को मिक्स करके उसका जो एलॉय बनाया जाता है उसको एल्यूमिनियम बोला जाता है, जो 1 टन का बनता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, अभी कौन से फैक्टर्स है जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की लोकेशन को हैम्पर करते हैं। पहले तो रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल तो चाहिए तभी इंडस्ट्री रन करेगी, और जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ये हर इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये पढ़ा हम लोगों ने, 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट होता है, 2 टन का एल्यूमिनियम लगेगा, 1 टन का एल्यूमिनियम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्री। अभी जो केमिकल इंडस्ट्रीज है ये इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती चली जा रही है। केमिकल्स जो है वो हर एक चीजों में अलग अलग यूजेस से केमिकल्स बनाए जाते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, इट कॉम्प्रोमाइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अभी ये केमिकल इंडस्ट्री में छोटे छोटे भी इंडस्ट्रीज है और बड़े बड़े लार्ज इंडस्ट्रीज भी है। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। अभी जो केमिकल्स होते हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अभी ये दोनों का डिफरेंस समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स मतलब कौन से केमिकल्स होते हैं, सल्फरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, अल्कलाइज होता है, सोडा ऐश होता है एंड कॉस्टिक सोडा होता है। ये क्या हो गए, इनऑर्गेनिक हो गए। और ऑर्गेनिक मतलब क्या, जिसमें पेट्रोल यूज होता है या पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं, उसको ऑर्गेनिक बोला जाता है। अब ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं, ग्लास बनाने के लिए, सोप्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस समझ गया। नेक्स्ट है द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। अभी जो केमिकल इंडस्ट्री है ये खुद चीजें प्रोड्यूस भी करती है और वही प्रोड्यूस हुई चीजें खुद ही कंज्यूम करती है। कैसे, अभी जो कुछ बेसिक केमिकल्स होते हैं वही बेसिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के बाद और ज्यादा दूसरे चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए वो अपने पहले वाले केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वो अपने ही केमिकल यूज करके अलग प्रोडक्ट्स बनाती है जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं और ये कंज्यूमर मार्केट में भी यूज करने वाले चीजें बनाते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अभी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1960-70 से। अभी 1960-70 से ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को क्या मिल गया, बूस्ट मिल गया। इंडिया का इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स है, इंडिया कुछ फर्टिलाइजर जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते वो बाहर से इंपोर्ट करता है। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया। अभी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ये यूरिया के अराउंड रिवॉल्व करता है। Phosphatic fertilizers and ammonium phosphate and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash। एग्रीकल्चर में जो सॉइल होती है ये सॉइल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश ये यूज होते हैं। और यूरिया जो होता है ये हर एक एग्रीकल्चर लैंड पे यूज होता है। द थर्ड, पोटैश इज एंटायरली इंपोर्टेड एज अ कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश। अभी इंडिया जो है ये पोटैश जो है वो पूरा बाहर से इंपोर्ट करता है क्योंकि पोटैश इंडिया में प्रोड्यूस होता ही नहीं है, ठीक है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्रीज हैव एक्सपांडेड। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मैंने जैसे बताया 1960-70 के बाद ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उनको ज्यादा बूस्ट मिला, ठीक है, क्योंकि वो फार्मर्स ने फर्टिलाइजर यूज करना इसके बाद चालू कर दिया। अभी मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से फर्टिलाइजर के, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। और अदर छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स है ये बाकी सारे स्टेट्स है जहाँ पे फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें गोवा भी है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश, आसाम जैसे स्टेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। अभी जो सीमेंट इंडस्ट्री है, आप लोगों को पता है कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो उसके लिए सीमेंट तो चाहिए। विदाउट सीमेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। पूरा जो रियल इस्टेट का जो बिजनेस है, ये पूरा सीमेंट पे टिका हुआ है। ये सीमेंट के जो प्राइसेस जैसे फ्लक्चुएट करते हैं, रियल इस्टेट के जो प्राइसेस है वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। सीमेंट इज इसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज। अभी ये जो सीमेंट है किस किस चीजों में काम आता है, घर बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट, डैम्स, सब चीजें बनाने में सीमेंट ही लगता है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। ये इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल वो क्या लगता है, लाइमस्टोन लगता है, सिलिका लगता है और जिप्सम लगता है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्टेशन। अभी ये सीमेंट इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल
आपको लगता है कोल, इलेक्ट्रिसिटी और रेल ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है ये सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन द गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। अभी जो पूरे सीमेंट इंडस्ट्रीज है ये कहाँ पे बेस्ड है? गुजरात में बेस्ड है। क्यों गुजरात में बेस्ड है? क्योंकि यहाँ पे गुजरात में जो पोर्ट्स है वो इजीली गल्फ कंट्रीज को क्या कर सकते हैं, अपना जो सीमेंट है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Improvement in the quality has found the produce a readily available market in the East Asia, Middle East, Africa and South Asia apart from the large demand within the country। अभी ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बाहर के जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज है, वहाँ पे इंडिया जो है वो अपना सीमेंट क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद द डिमांड ऑफ द कंट्री। मतलब इंडिया में भी जितनी डिमांड हो रही है उसको छोड़ के और ज़्यादा बाहर क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। ये जो इंडस्ट्री है बहुत अच्छे से चल रही है और एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड्स एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन द इंडस्ट्री। अभी एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, ये जो इंडस्ट्री है उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है विद इन द इंडिया जो भी डिमांड है वो पूरी हो जानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीमेंट इंडस्ट्री है में वो रेवोल्यूशन आना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए जिससे जो सीमेंट है उससे और ज़्यादा कोई सुपीरियर जो मटेरियल है वो डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो होता है ये बनाते हैं कार्स, बाइक्स, ठीक है। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। अभी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज होती है ये कार्स बनाते हैं, बाइक्स बनाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए? गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें ट्रक्स होते हैं, बसेस होते हैं, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, जितने भी गाड़ियां आप चलाते हो, जितने भी व्हीकल्स होते हैं ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाती है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग ऑफ new and contemporary model stimulated the demand for the vehicles in the market which led to the healthy growth of the industry including passenger car, 2 and 3 wheelers। अभी 1991 के बाद जैसे बाहर के जब इंडस्ट्रीज इंडिया में आई, बाहर के इंडस्ट्रीज ने उनकी टेक्नोलॉजी भी लाई, नए नए चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की इंडिया में, उनके बिजनेसेस इंडिया में स्टार्ट होने लगे, तो इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। अभी ये जो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पे ये वाले स्टेट्स में, ये एरियाज में देखने को मिलती है? दिल्ली है, गुरुग्राम है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, ये बड़े बड़े जो सिटीज़ है यहाँ पे ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज सेटअप है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अभी ये जो आईटी जो इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये आज की सबसे बड़ी इंडस्ट्री या रेवोल्यूशन लाने वाली इंडस्ट्री है। रेवोल्यूशन मतलब चेंज, पूरी सोसाइटी को चेंज करने वाली ये इंडस्ट्री है। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू द टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अभी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या करती है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान होता है, जो पूरी लिस्ट है, ये चीज़ें वो बनाते हैं जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। कम्युनिकेट करना तो किसी भी ट्रेड के लिए, गवर्नमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, हर किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना। बेंगलुरु हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। और इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है। अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अभी अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कौन से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में? मुंबई है, दिल्ली, हैदराबाद है। मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे? बेंगलुरु में है, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। और मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी ये इंडस्ट्रीज का सबसे मेजर इंपैक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्या मिली है? जॉब्स मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स हुए, ठीक है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज अ की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री। मतलब कंटिन्यू, जब तक रिसर्च आईटी में होता रहेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलप होते रहेंगे, तब तक ये इंडस्ट्रीज को क्या होते रहेगा? बूस्ट मिलता ही रहेगा। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी ये सारे इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों ने बात तो कर ली, पर ये इंडस्ट्रीज जो होती है ये पोल्यूशन क्रिएट करती है, ये एनवायरमेंट को डैमेज करती है। एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है। ये सारे पोल्यूशन ये फैक्ट्रीज की वजह से देखने को मिलते हैं। एयर पोल्यूशन, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये भी इंडस्ट्रीज की वजह से हुई थी, ठीक है। ये भोपाल 1984 में ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें ये जो मिथेल आइसोसाइनाइड, ये जो गैस है, ये गलती से लीक हो गया था और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। मिथेल आइसोसाइनेट। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन। अभी एयर पोल्यूशन मतलब क्या? जब हवा जो होती है, एयर जो होती है, जब वो एयर कंटामिनेट हो जाती है, ब्रीदिंग करने लायक नहीं होती या यूजेबल नहीं होती, उसको एयर पोल्यूशन बोला जाता है। कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। मतलब जब हवा में
जो यूजफुल गैसेस नहीं होते, जो अनडिजायरेबल गैसेस है, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस हो सकते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गैसेस अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को खराब कर सकते हैं, ऐसे गैसेस जब हवा में मिक्स हो जाते हैं उसको एयर पोल्यूशन बोला जाता है। एयरबॉर्न पार्टिकल्स मटेरियल कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रेस, मॉइस्ट एंड स्मोक। अभी एयर पोल्यूशन में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, मिस्ट होता है, स्मोक होता है, जो अपनी हेल्थ कंडीशन को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल्स एंड पेपर फैक्ट्रीज। अभी ये जो स्मोक होता है ये बहुत सारे फैक्ट्रीज रिलीज करती है अपने चिमनी में से। जो चिमनी होता है यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, इसको चिमनी बोला जाता है। इसमें से क्या रिलीज हो रहा है, इसमें से ये फ्यूम है, जो हवा है ये उसका जो स्मोक है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद। इसके वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। टॉक्सिक गैस लीक कैन बी वेरी हजार्डियस विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अभी ये कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वो अपना टॉक्सिक गैस जो है वो हवा में रिलीज कर देती है, और जिसके वजह से बहुत सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बॉडी पे हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट, बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर एज अ होल। जो एयर पोल्यूशन होता है ये ह्यूमंस को तो अफेक्ट करता है, ये एनिमल्स को करता है, प्लांट्स को करता है, एंड एज एटमॉस्फेयर को भी करता है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये क्लाइमेट क्राइसिस लेके आ सकता है, क्लाइमेट क्राइसिस लेके आ सकता है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। अभी जो भी पोल्यूशन पानी में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन। कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज वेस्ट एंड इफ्लुएंस डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। अभी जितने भी ये इंडस्ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जितना भी वेस्ट होता है वो रिवर्स में रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये जो रिवर्स है वो खराब होने लग जाती है, कंटेमिनेट होना चालू हो जाती है। द मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड आर द पेपर पल्प। अभी कौन से इंडस्ट्रीज है जो रिवर्स को खराब कर रहे हैं, पहले तो पेपर इंडस्ट्री है, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे मेन फैक्टर प्ले करती है, मेन रोल प्ले करती है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री है, केमिकल्स में डील करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, रिफाइनरीज है। ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, हैवी मेटल वाले इंडस्ट्रीज, ये क्या करते हैं, अपना जो वेस्ट है ये रिवर्स में रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये जो रिवर्स है वो कंटामिनेट हो जाती है, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। केमिकल्स विद द कार्बन, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा इनटू द वाटर बॉडीज। ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, उनका जो सारा वेस्ट है ये रिवर्स में रिलीज कर देती है। फ्लाई ऐश, फॉस्फोर, जिप्सम एंड आयरन स्टील स्लेज आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। अभी इंडिया में जो मेजर सॉलिड वेस्ट है ये क्या है, फ्लाई ऐश है जो सीमेंट से आता है, फॉस्फोर, जिप्सम है, फिर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की वजह से ये वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। अभी जो थर्मल पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर ऑकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू द रिवर्स। जब ये थर्मल पोल्यूशन कब होता है, जब जो हॉट वाटर, जो फैक्ट्रीज का जो भी हॉट वाटर होता है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है वो सीधा आप जो रिवर्स में जो है वो रिलीज कर देते हो, तब ये थर्मल पोल्यूशन होता है। अभी इतना हॉट वाटर जब आप रिवर्स में रिलीज कर रहे हो तो जितने भी मरीन लाइफ है, फिशेस है, ठीक है, उनको अफेक्ट होता है। वो इतने बड़े टेम्परेचर वाला जो वाटर है उसमें उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। अभी इसका इफेक्ट क्या हो सकता है एक्वेटिक लाइफ पे, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। अभी यही न्यूक्लियर प्लांट्स की वजह से और यही हॉट वाटर की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब कोई भी जो बच्चा है अगर उसका जन्म हो रहा है तो उसके जो वो लूला लंगड़ा पैदा हो सकता है, उसमें कोई डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। अभी सॉइल और वाटर पोल्यूशन जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, पैकिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर द सॉइल यूजलेस। अभी जो सॉइल पोल्यूशन है ये कैसे हो रहा है, जो लोग होते हैं वो जो केमिकल्स जो होते हैं वो जमीन पे छोड़ देते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज होती है वो जमीन पे रिलीज करती है, फिर उसके बाद जो ग्लास होता है जब ब्रेक होता है तो वो जमीन में रह जाता है, और इंडस्ट्रीज के जितना भी वेस्ट होता है वो क्या किया जाता है, लैंड्स पे छोड़ा जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, जो सॉइल है वो खराब हो जाती है। रेन वाटर परकुलेट्स टू सॉइल कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटामिनेटेड। और यही जब बारिश आती है, जब पानी यही लैंड पे जब आता है तो ये पानी क्या करता है, ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको ग्राउंड वाटर तक लेके जाता है, और फिर ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन। अभी जो इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें बहुत सारे हेवी मशीन्स होती है। हेवी मशीन्स ऐसे मशीन्स जो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा नॉइज करते हैं। Noise pollution not only results in irritation and anger, irritation and anger, it can also cause hearing impairments। अभी जो नॉइज पोल्यूशन है इसके वजह से बस इरिटेशन नहीं होता, बस गुस्सा नहीं आता, पर इससे अपनी जो सुनने की जो शक्ति है वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अपना ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, अपना हार्ट रेट बढ़ सकता है, ये सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी हो सकते हैं। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। Industrial and construction activities, machinery, factory equipment, generators saw a pneumatic and electric drills also make a lot of
नॉइज। अभी ये जो बाकी जो इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मशीन जिसमें यूज होते हैं, हेवी मशीन्स यूज होते हैं, फैक्ट्रीज जो होती है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ नॉइज होता है, तो उसके वजह से हेल्थ पे भी बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। अभी इतने सारे इंडस्ट्रीज देख लिए, पोल्यूशन देख लिया, अभी इसको कंजर्व करना तो बनता है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अभी ये एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्जेस बाय आवर इंडस्ट्री पल्यूट 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर वेस्ट अगर वाटर में डिस्चार्ज कर दो तो 8 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है। सजेस्टिंग टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग इट 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। अभी इसी पोल्यूशन को कम करने के लिए जो फैक्ट्रीज है वो क्या कर सकती है, जो वाटर का यूज है वो कम से कम कर सकती है, और जो वाटर वो एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, वापस यूजेबल कंडीशन में लेके आ सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब जो वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, मतलब ऐसी जगह पे जहां पे बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे जो वाटर है हम कलेक्ट करके रख सकते हैं टैंक्स में, ठीक है, अलग अलग मेथड यूज करके। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स, मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर सकती है, जो भी उनका वाटर का जो वेस्ट है उसको पहले ट्रीट करके फिर वो रिवर्स में क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा कम हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कैन बी डन इन द 3 फेजेस। अभी जो इंडस्ट्रियल का इफ्लुएंट्स है ये 3 फेजेस में होता है, एक तो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है, ठीक है। ये प्राइमरी फेज में क्या किया जाता है, उसमें स्क्रीनिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, सेडिमेंटेशन होता है, मतलब जो इंप्योरिटीज होती है वो पानी में से निकाली जाती है। सेकेंडरी में क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो वाटर का ट्रीटमेंट होता है। और टर्शरी मतलब क्या, ट्रीटमेंट बाय द बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। ये ट्रीटमेंट्स यूज करके वाटर को क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। तो ऐसे 3 प्रोसेस है, एक तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। वेज टू स्टॉप पोल्यूशन, अभी क्या क्या वेज हो सकते हैं पोल्यूशन को रोकने के। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय द इंडस्ट्री कैन बी रिड्यूस। अभी जब जो कोई भी इंडस्ट्री है जो ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज कर रही है उसको उसके ऊपर बैन लाया जा सकता है, जो रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क किए जा सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए कि आपने ग्राउंड वाटर यूज नहीं करना है। पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज। अभी जितने भी ये फैक्ट्रीज के जो चिमनीज होती है जिसमें से जो स्मोक है वो रिलीज होता है, इसमें आप फिल्टर्स लगा सकते हो, ठीक है, फिल्टर्स लगा सकते हो जिससे कि जितने भी हार्मफुल गैसेस है वो फिल्टर हो जाए और जो यूजफुल गैसेस है वही एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या होने चाहिए, रिलीज होने चाहिए। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज। अब ये जो स्मोक है ये कम किया जा सकता है नेचुरल गैस यूज करके, ठीक है, जिससे पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद द साइलेंसर। नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए जो मशीन्स यूज हो रहे हैं उसमें साइलेंसर्स फिट होने चाहिए। साइलेंसर मतलब जो आवाज को दबाने का काम करता है। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी इफिशियंसी एंड रिड्यूस नॉइज, मतलब आगे वाली जो टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्ड करनी चाहिए जिससे जो एनर्जी है वो कम से कम यूज हो, ठीक है, और जो आवाज है वो कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल मे बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। अभी नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करने चाहिए, ठीक है, ईयर प्लग्स यूज हो सकते हैं, ईयरफोन्स यूज सकते हैं, ठीक है, जिससे नॉइज पोल्यूशन से बचा जा सकता है। अभी लास्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी। अभी एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया. It has ISO certification for EMS, Environment Management System. The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuels in the places where it is setting up power plants. This has been possible through. अभी ये जो NTPC है ये एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ISO सर्टिफाइड है। ये क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पर एनर्जी प्रोड्यूस करते करते वो नेचर का भी ख्याल रखते हैं। कैसे करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, एडॉप्टिंग लीस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। उनके जो एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करके अच्छे अच्छे जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है वो यूज करके वो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कम करने का काम कर रहे हैं। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेटेड बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, और जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कम से कम वेस्ट जनरेट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी ऐश क्रिएट हो रहा है वो ऐश को कैसे यूज किया जा सकता है, उसको कैसे रीयूज और रिसाइकल किया जा सकता है, उसके मेथड्स ये लोग यूज करते हैं। Providing green belts for nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles for afforestation. अब ये special purpose vehicles क्या होता है, special purpose vehicle जो होता है ये एक specific कंपनी होती है जो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करती है। ये जो कंपनीज हो सकती है स्पेशल पर्पस, ये इन्वायरमेंट के लिए स्पेशल पर्पस हो सकता है,
ठीक है, एनवायरमेंट के लिए काम करना है, ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस के लिए काम करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट वो करते हैं। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन है वो कम करने के लिए ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है उनके पास, और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उनके पास, ठीक है। इकोलॉजिकल एंड मॉनिटरिंग रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट फॉर ऑल द पावर स्टेशन, मतलब जितने भी पावर स्टेशन है उसके बाद उसका रिव्यू होता है, ठीक है, उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना पोल्यूशन वो क्रिएट कर रहा है, और उसका हर साल क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अभी ये जो टॉपिक है मैंने इन डिटेल ये टॉपिक कवर किया है। इफ यू पीपल स्टिल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।